गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं सभी और कैसी प्रिपरेशन चल रही है सभी की? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट। सो आज का हमारा क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 मैंने यूट्यूब पर ही डिस्कस किया था, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। प्रीवियस 2 सेशन में हमने माधवन और इनके बारे में बात करी थी, आई थिंक भास्कराचार्य के बारे में बात करी थी। तो आज के सेशन में भी हम कुछ मैथमेटिशियन है जिसमें है आर्यभट्ट, है ना, आर्यभट्ट और हमारे ब्रह्मगुप्त, भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, और टाइम रहेगा तो हम श्रीनिवास रामानुजन के बारे में भी आज बात करेंगे। श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है, द मेन टू न्यू इंफिनिटी जानते होंगे आप, श्रीनिवास रामानुजन। ये जो टॉपिक है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिट 3 का है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो यूनिट 3 है उसका आप कह सकते हैं कि पार्ट 1 का ये टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन। इसके बाद हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इस तरीके के हमारे टॉपिक्स उसमें रहते हैं, तो ये उसका टॉपिक है। आज हम इन्हीं के बारे में कुछ बात करेंगे, की पॉइंट्स। देखिए थ्योरी, इनकी जो पूरा जीवन परिचय है, जो इनकी पूरी बायोग्राफी है, वो पढ़ने के लिए तो हमारे पास है, लेकिन हमें उनके कुछ की कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, कुछ इनके टाइम पीरियड, कुछ इनकी बुक्स, कुछ इनकी इन्वेंशंस या फिर कुछ इनका वर्क। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम आर्यभट्ट के बारे में। ठीक है, आर्यभट्ट को आप सभी जानते होंगे, भारतीय गणितज्ञ। साथ ही साथ ये क्या है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रिफर करूंगी इसको। ये क्या है, इंडियन मैथमेटिशियन है, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन कहेंगे, इंडियन मैथमेटिशियन, भारतीय गणितज्ञ। साथ ही साथ ये खगोल शास्त्री भी है, एस्ट्रोनॉम है ना, एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने वर्क किया है, खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने वर्क किया है। ठीक है, इन्होंने मैथमेटिक्स का क्या है, व्यवहारिक और वैज्ञानिक यानी कि अप्लाइड और साइंटिफिक दोनों तरीके का इन्होंने मैथ्स का इनका वर्क रहा है। सबसे पहले इनका टाइम पीरियड देखेंगे, टाइम या फिर इनका काल जो कहेंगे वो क्या रहेगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये वैदिक काल के हैं, गुप्त काल के हैं, मिडाइवल हैं, मध्य काल के हैं, किस तरीके के हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो है गुप्त काल। क्या रहने वाला है, गुप्त काल। जब गुप्त साम्राज्य है ना, गुप्त डायनेस्टी हमारे यहाँ थी, तब ये उस टाइम पे ये यहाँ पर थे, है ना, तब इनका बर्थ हुआ था गुप्त काल में। अगर इनका बर्थ यानी जन्म की बात करी जाए तो वो 476 ईस्वी के लगभग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में इनका वर्किंग रहा है ना, 5वीं शताब्दी के लगभग इनका क्या रहा है, वर्किंग रहा है, इनका सारा इन्वेंशन उसी में रहा है। अब इनका जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान की अगर हम बात करें, बर्थ प्लेस, तो ये सारा ही टेंटेटिव डेटा है ना, ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स का ही टेंटेटिव डेटा है, ऐसा नहीं है कि हमने मन से लिया है। पटना के कुसुमपुर में इनका जन्म माना जाता है, कुसुमपुर पटना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 5th सेंचुरी के बाद इंडिया में कितने ही हमने पार्टीशन वगैरह किए हैं कि सारे स्टेट्स बदल गए हैं आपस में, कौन किसका पहले गुप्त काल में कौन किसका भाग हुआ करता था, नेम चेंज हुए हैं जगह के। इसलिए बस ये सारा एक टेंटेटिव डेटा हम कह सकते हैं, क्योंकि उस समय पर जो कुसुमपुर पटना हुआ था, आज समय पर जो है, हो सकता है उसमें बहुत डिफरेंस हो। तो ये कुसुमपुर पटना के रहने वाले थे और गुप्त काल में इनका जन्म हुआ था। अब गुप्त काल को आप जानते होंगे कि इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण युग कहा जाता है साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि इस टाइम पे जो डायनेस्टीज थी उन्होंने भी साइंस और मैथमेटिक्स डेवलपमेंट पर बहुत वर्क किया था। तो अब हम आर्यभट्ट के रचनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है। ठीक है, इन्होंने जो बुक्स लिखी है सबसे फेमस है उसमें आर्यभट्टीय। कौन सी है सबसे फेमस, आर्यभट्टीय। अब मैंने आपको पिछले सेशन में भी कहा था कि हिंदी में ही याद रखें इन्हें, क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। आर्यभट्टीय लगभग 499 ईस्वी के टाइम पे इन्होंने ये बुक लिखी थी, आर्यभट्टीय। यह उनकी सबसे ज्यादा फेमस बुक है। इसके 4 पार्ट है। कितने अध्याय है इसके, 4 पार्ट, 4 चैप्टर्स या 4 अध्याय इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, इसके 4 अध्याय हैं। उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, 1 2 3 4। नाम क्या है, पहला गीतिका, गीतिका पाद। ठीक है, सेकंड है गणित, थर्ड है काल क्रियापाद, काल। अच्छा यहाँ मेरा फेस है क्या, आई थिंक यहाँ मेरा फेस होगा,
तो हम क्या करते हैं, पीछे लिखते हैं, है ना, हम पीछे कर लेते हैं। जो आर्यभट्ट इनकी बुक है, आर्यभट्ट, उसके 4 अध्याय है, 4 चैप्टर है, 4 पार्ट है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। पहला है गीतिका पाद, गणित पाद, काल क्रिया पाद, काल क्रिया, सॉरी, काल क्रिया पाद, और 5th है हमारा पंचांग गोलपाद, है ना। इनका एस्ट्रोनॉमी में भी मैंने आपको जो सिखाया, खगोल शास्त्र में भी इनका वर्क रहा है। पहले के समय में जितने भी मैथमेटिशियन थे, लगभग सभी एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमी पे इन्होंने वर्क किया है ना, क्योंकि पहले मैथमेटिक्स को जितना थ्योरी में पढ़ा जाता था उतना ही व्यवहारिक यूज किया जाता था, है ना, उतना ही क्या था, इनका रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ साथ ही पढ़ा जाता था। इसीलिए तो उनकी इतनी डेवलप्ड थी, इतना वो यूज थ्रू हो चुके थे कि हम जितना साइंस को थ्योरी में ढूंढते हैं, इतना पहले के समय में नहीं ढूंढा जाता, क्योंकि वो उससे बिल्कुल यूज करते थे वो उस चीज को, इसलिए उनके हैबिट में थी वो। अगला जो इन्होंने दूसरी बुक लिखी है वो है आर्यभट्टीय सिद्धांत या आर्य सिद्धांत, आर्य सिद्धांत, ठीक है। ये बुक क्या है, इस बुक में इन्होंने, ये अभी अभी अवेलेबल नहीं है, ये बुक अभी उपलब्ध नहीं है ना, अभी अवेलेबल नहीं है, बट ये इसके हमें ट्रेसेस मिलते हैं कि इन्होंने ये बुक भी लिखी थी, है ना। बाकी जो अनादर मैथमेटिशियन थे, अनादर खगोल शास्त्री थे, उन्होंने, उनका कहना है कि आर्यभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से फर्स्ट तो हमारे पास अवेलेबल है, बट सेकेंड अवेलेबल नहीं है। बट इसके ट्रेसेस हमें जो अदर मैथमेटिशियन है, अन्य मैथमेटिशियन या अन्य खगोल शास्त्री है, उनका कहना है कि ये बुक लिखी गई है आर्यभट्ट द्वारा, अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये है। अब इनका मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम, क्या है इनका मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स, गणित में इनका क्या योगदान है। तो देखिए, सबसे पहले जो बहुत फेमस है ना, इन्हें क्या दिया जाता है, पाई का जो मान है, पाई की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को डिराइव करने का इन्हें कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। दूसरा जो है, इन्होंने डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली के विकास में इन्हें जीरो का जो हमारा इन्वेंशन है उसका श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है ना। जीरो की खोज का श्रेय भी आर्यभट्ट को दिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा है, और भी मेथड्स पर वर्क किया है। जैसे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में देखें, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्री में तो इन्होंने साइन कोसाइन की जो टेबल्स होती है, साइन की टेबल, कोसाइन की टेबल, इन पर इन्होंने वर्क करा है। साइन और कोसाइन की टेबल पर, साइन कोसाइन की टेबल का निर्माण किया है ना, इन्होंने वो टेबल बनाई है। अगर एलजेब्रा में देखा जाए तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एलजेब्रा में, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण या फिर हम कहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके हल करने की जो अलग अलग विधियां हैं वो इन्होंने बताई है कि हल यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इन्होंने एक मेथड बताई है इसका नाम कुछ कट्टक या कुट्टक विधि ऐसा करके कुछ है, वो इन्होंने बताई है कि ना, इनकी मेथड्स यानी विधियां बताई है कि किस तरीके से इन्हें हल किया जाता है। उसके बाद अगर थर्ड हम देखें तो पाई की लगभग एक्यूरेट वैल्यू है ना, तो पाई की बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू इन्होंने बताई थी, इन्होंने ही बताया था कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14168, इतना एक्यूरेट इन्होंने पाई की वैल्यू को इन्होंने बिल्कुल वर्क किया था इस पर। साइन कोसाइन की टेबल है। उसके बाद अगर खगोल में देखा जाए यानी कि एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी में देखा जाए तो इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, जो अर्थ होती है रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, इसके बारे में भी इन्होंने बात करी है। और साथ ही साथ ग्रहण, जो हमारे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो कुल मिला के ये इनका इतना वर्क था जो हमें पता करना, जो हमें जानना है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसकी भी इन्होंने व्याख्या करी है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या।
तो ये इतना वर्क है जो हमसे पूछा जाता है कि आर्य, यहाँ तो वर्क देकर पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती किस भारतीय गणितज्ञ का श्रेय दिया जाता है इसका, या फिर हमसे आर्यभट्ट का नाम देकर कुछ उनके वर्क दिए जाते हैं, उनमें से हमें पहचानना रहता है कि ये वर्क उनका है या नहीं। तो ये 15th सेंचुरी के बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे। ओके, चलिए, तो इनको सबसे पहला शून्य पर गणितीय नियम किसने दिए? अच्छा, शून्य पर गणितीय नियम नहीं दिए थे इन्होंने, शून्य की खोज का श्रेय इनको दिया जाता है। तो ये थे आर्यभट्ट। फटाफट से इनके बारे में आप रिकेप कर लीजिए। सबसे पहले ये गुप्त पीरियड के थे, ये इनका टाइम पीरियड है 476 यानी 5th सेंचुरी लगभग। 2 पुस्तक लिखी है, आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत, ये अभी अवेलेबल नहीं है, इसके पास हमें ट्रेसेस मिलते हैं अन्य मैथमेटिशियन का कहना है, अदर्स का। कंट्रीब्यूशन पाई की एक्यूरेट वैल्यू, डेसिमल सिस्टम का एक्सपांशन और जीरो की खोज का श्रेय दिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में देखा जाए तो साइन कोसाइन की टेबल, एलजेब्रा में देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्व करने की जो डिफरेंट मेथड होती है वो, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, साथ ही साथ चंद्र और सूर्य ग्रहण की भी इन्होंने व्याख्या करी है। ये है आर्यभट्ट। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आपको की कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, और अगर आप इनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमने इनके ऊपर अच्छे से एमसीक्यूज करे हैं, वहां हमारे कोर्स में आप जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं, अगले हैं हमारे भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त है ना। इनका टाइम पीरियड इतना पुराना है तो ये इनका एक टेंटेटिव ही फोटो है। क्या है? लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे ब्रह्मगुप्त। अगर आप ब्रह्मगुप्त के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे बेसिक मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे 6th क्लास की अभी की एनसीईआरटी आती है उसमें ब्रह्मगुप्त की मेथड्स दी है ना, फ्रैक्शंस को सोल्व करने के लिए। फ्रैक्शंस को जो हम करते हैं ना 1/2 + 3/5 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इन दोनों को आपस में, साथ ही साथ जीरो के साथ जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं वो वाले, इन सभी को ब्रह्मगुप्त ने दिया है। और इस 6th की एनसीईआरटी में ब्रह्मगुप्त मेथड के नाम से मेंशन है। तो आप समझ सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एंशिएंट इंडियन यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर कितना ज्यादा जोर दे रही है। 6th क्लास से ही अब पढ़ाया जा रहा है ये सब। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा, इनके जन्म की जगह इनके जन्म की जगह है भीनमाल राजस्थान। भीनमाल राजस्थान। इनके पिता का नाम भिल्लमाचार्य है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान के, ये सारे टेंटेटिव डेटा है। अब अगर इनका ईयर देखा जाए, बर्थ ईयर, तो 598 ईस्वी यहाँ इनका जन्म है। और मृत्यु की अगर बात करी जाए तो 668 ईस्वी लगभग कहा जाता है। ओके, कौन सी सेंचुरी है? 7th सेंचुरी के लगभग, 7वीं शताब्दी के लगभग, 7वीं शताब्दी के लगभग इनका वर्क है। सॉरी फॉर पेन, 7वीं शताब्दी के लगभग इनका वर्क है। ठीक है, अब इन्होंने, ये रहने वाले राजस्थान के थे, लेकिन इनका जो कार्य स्थान है, जो इनका वर्किंग प्लेस है, जो इनका कार्य स्थान है वो, चल क्यों, एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इनका वर्किंग जो प्लेस है पूरा उज्जैन है। उज्जैन में इन्होंने अपनी सारी मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड वर्क इन्होंने उज्जैन में किया है, मोस्ट ऑफ दी वर्क। ठीक है, किसके साथ किया इन्होंने? वराहमिहिर के साथ इन्होंने किया है। आप जानते हैं उज्जैन में वराहमिहिर थे, तो उन्हीं के साथ इन्होंने पूरा वर्क किया है सांदीपनी आश्रम में। ठीक है, अब इनकी बुक्स को देख लेते हैं। सॉरी, ये पेन थोड़ा हैंग हो रही है। अगर हम इनकी बुक्स देखें तो इनकी बुक्स ब्रह्मगुप्त के नाम पर है। पहली है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, सेकेंड है खंड खाद्य। ठीक है, खंड खाद्य बुक का नेम है। ये इनकी 2 बुक है। अब इन बुक की डिटेल पढ़ते हैं।
सबसे पहले ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की बात करें तो 628 ईस्वी के लगभग ये बुक उन्होंने लिखी है। इसमें सबसे पहले क्या, ये इनकी सबसे फेमस रचना है और सबसे ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक रचना यही है। इन्होंने इसमें जीरो और नेगेटिव नंबर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, उनका एल्जेब्रा कैसे किया जाता है, जैसे 0 माइनस माइनस 1, 0 प्लस प्लस 1, इस तरीके से 0 माइनस प्लस 2, ये जो है इन्होंने जीरो के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने की इन्होंने मेथड्स बताई है। साथ ही साथ इन्होंने क्या है, जो हमारे द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इसको सोल्व करने की भी मेथड दिए और इनडिटरमाइंड फॉर्म भी इन्होंने दिए हैं। अगर खगोल शास्त्र में देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने पंचांग निर्माण और ग्रह की गति यानी प्लेनेटरी मोशन, किस तरीके से कौन सा प्लेनेट मोशन करता है, उनकी गति है ना, क्या उनका रहता है गति करने का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। साथ ही साथ टाइम मेजरमेंट की इन्होंने मेथड दी है, समय मापन की विधियां, टाइम मेजरमेंट विधियां है ना। जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टाइम होता है वो थोड़ा अलग चलता है, तो उसको मेजरमेंट करने की इन्होंने विधियां दी है। अगर इनका ब्रॉड में वर्क देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं शून्य के साथ नियम। इन्होंने जीरो के नियम दिए थे। इन्होंने क्या दिए थे, जीरो के नियम दिए थे। क्या नियम थे, a प्लस 0 इक्वल a माइनस 0 इक्वल a, है ना, ये आपको पता है, a इंटू 0 इक्वल 0 ये। और भाग के नियम में क्या हुआ था, उन्होंने जो डिवाइड का रूल था, ध्यान रखेंगे, हमें लगता है कि इन्होंने सारे ही रूल दे दिए थे। जो डिवाइड का या भाग का रूल था, जीरो से डिवाइड, है ना, जीरो से डिवाइड या जीरो से भाग का जो रूल था, उनका आज की जो हमारी मेथड है उससे अलग था, है ना। न्यू मेथड जो हमारी मॉडर्न मेथड है उससे डिफरेंट था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। हम अलग तरीके से करते हैं, हम डिवाइड में जीरो है तो अनडिफाइंड लिखते हैं ना, इनफाइनाइट लिखते हैं हम। जो विधि है, जो मेथड है जीरो से भाग की जो मेथड है वो न्यू मेथड से डिफरेंट थी, इनका करने का तरीका थोड़ा अलग था, इसलिए प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के साथ इन्होंने रूल दिया है। ठीक है, उसके बाद जो हम रूल पढ़ते आते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, है ना, ये वाले चारों रूल, इस रूल पर भी इन्होंने वर्क किया है। साथ ही साथ इनका एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में कहा जाए तो वृत्तीय या चक्रीय चतुर्भुज या फिर चक्रीय चतुर्भुज, उसका जो एरिया है उसका इन्होंने फॉर्मूला दिया था, डेवलप ही किया था लगभग, वो कुछ इस तरीके से होता है। हेरोन्स का फॉर्मूला सुना है ना आपने, 10th चैप्टर होता है, कौन सी क्लास में होता है, 9th क्लास में, चैप्टर 10th, हेरोन्स का फॉर्मूला बिल्कुल उसी से मिलता ही जुलता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, जहां पर एस क्या होता है, अच्छा यहाँ मेरा फेस आ गया होगा क्या, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। फॉर्मूला जो है इनका एरिया का वो ये होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, अच्छा एक एस आगे होता है ना, एस माइनस सी और एस माइनस डी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एमपीपीएससी का पीवाईक्यू है हमारा, ये कलर म्युनिसिपल होगा, ये वाला, ये पीवाईक्यू है हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, चक्रीय चतुर्भुज, है ना, आप देख सकते हैं ये हमारा पीवाईक्यू है। तो हमसे फॉर्मूला नहीं, हमसे ये पूछा था कि ये मेथड किसने दी है, तो किसने दी है, ब्रह्मगुप्त ने दी है। जहां पर एस क्या है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल हीरोन के फॉर्मूले से, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मेल, बिल्कुल मेल करता है ये, है ना। एस को हम क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, ये आपको पता होगा। अब एलजेब्रा में मैंने आपको बता दिया है, एलजेब्रा में जो हमारी मेथड थी कहाँ गई, ये वाली, इसको सॉल्व करने की कुट्टक विधि है, जो जिसका जो है ट्रेसेस इस तरीके से है कि उस विधि पर आर्यभट्ट ने भी वर्क किया है और इन्होंने भी वर्क किया है। इसको सॉल्व करने की कुट्टक विधि उसका नाम है, क्या नाम है, कुट्टक विधि, ध्यान रखेंगे। उसके बाद खगोल में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब बस, चलिए अब अगला है हमारे नेक्स्ट मैथमेटिशियन है हमारे श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन जानते हैं, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। अब जो हमारा एमपीपीएससी 2024 का पेपर हुआ था उसमें ना, इनको किस नाम से जाना जाता है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जिन्होंने इन्फिनिटी को समझा, है ना, जिन्होंने जाना, जो जानते थे कि इन्फिनिटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इनके बारे में तो आप सभी ने बहुत सुना होगा। जो एमपीपीएससी 2024 का क्वेश्चन है उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा आया था
कि एक इनका बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है श्रीनिवास रामानुजन का। इनका मानना था कि एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेस अ थॉट ऑफ गॉड। ये है ना एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी, थोड़ा स्टेटमेंट में देख लीजिएगा आप, है ना, नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेस थॉट ऑफ गॉड। इनका ये मानना था, जब इनसे पूछा जाता था कि आप, रामानुजन का मेन वर्क क्या होता था कि जितनी भी इक्वेशन है, जितनी भी थ्योरम से, फॉर्मूलाज है, रामानुजन के पास बहुत से फॉर्मूला थे, बट कमी किसकी थी? प्रूफ की। इनके पास आधे से ज्यादा ये प्रूफ नहीं कर पाते थे। तो जब इनसे पूछा जाता था कि आप, हालांकि उस फॉर्मूले को कोई डिस्प्रूव भी नहीं कर सकता था, है ना, ऐसा कोई काउंटर नहीं होता था कि हम उसको गलत ठहरा दे, वो सही होता था, बट एक स्टेप बाय स्टेप जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो कम ही मिल पाता था। तो जब इनसे पूछा जाता था कि ऐसा क्यों है, तो इनका कहना था कि मेरे सपने में मेरी देवी आती है और मुझे ये फॉर्मूलाज या फिर इस तरीके से मुझे वर्क करने के लिए प्रेरित किया जाता। मतलब इनका जो, इनकी गॉडेस थी, इनकी उन पर बहुत ज्यादा विश्वास था, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनका कहना था, बहुत फेमस था कि मेरे लिए एक इक्वेशन का कोई मैटर नहीं है अगर वो मेरे लिए गॉड का थॉट नहीं हो। और ये एमपीपीएससी 2024 ये वाला पेपर मैंने भी दिया था। और जब मैं मैथ्स पढ़ रही थी तब मैंने ये स्टेटमेंट, मतलब अगर हम कहीं पर भी मैथमेटिक्स को सर्च करते हैं या फिर मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं तो ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट मुझे बड़े अच्छे से याद था और कोइंसिडेंटली मुझे जब एग्जाम में देखने को मिला तो मुझे बहुत, मतलब शौक तो नहीं कह सकते, बहुत खुशी, क्योंकि मुझे इसका आंसर आता था। तो इस तरीके से स्टेटमेंट भी अब हमसे पूछा जा रहा है, तो कितना डिटेल में पढ़ना है अब वो आप देख सकते हैं। तो रामानुजन के कुछ वर्क देख लेते हैं। सबसे पहले इनका श्रीनिवास रामानुजन अयंगर इनका पूरा नाम है। अब इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि इनकी कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी मैथमेटिक्स के लिए, नो फॉर्मल एजुकेशन जो हम लेते हैं ना स्कूली एजुकेशन, वो इनकी नहीं हुई थी। कोई भी औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन इनकी नहीं थी। औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन इनकी नहीं थी, ठीक है। सेकेंडरी क्या है, अब इनका जो है डेट आपको याद होगी क्योंकि उस दिन हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। इनका बर्थ डेट है ना, डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर, आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अनाउंस करा था कि 22 दिसंबर से नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाएगा, है ना। 2012 और 13 के लगभग मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी तब से अनाउंसमेंट के बाद मनाया जाता है। अगर इनकी डेथ देखी जाए तो वो हुई थी हमारे 26 ऑफ अप्रैल 1920, ठीक है। ओनली द एज ऑफ 32 ईयर्स, बट इतनी ही कम एज में, इतनी ही यंग एज में एक डिसीज की वजह से इनका क्या हो गया था, डेथ हो गई थी। बहुत ही कम एज थी, लेकिन इनका वर्क आज भी अनसॉल्व्ड है बहुत, मेनली जो वर्क है। और आज इनके वर्क के ऐसे ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। मूक थीटा फंक्शन के बारे में आपने सुना होगा, ब्लैक होल के लिए, स्ट्रिंग थ्योरी के लिए जो है रामानुजन की इक्वेशन सही बैठ रही है। और वो भी इतने साल पहले, जब हमारे पास ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ब्लैक होल होता क्या है, तब भी इन्होंने वो इक्वेशन डेवलप कर दी थी जिससे ब्लैक होल की हमें जानकारी मिल सकती है। तो देखिए, अगर 32 ईयर में ही तय किया होता, अगर वो पूरी लाइफ टाइम होती तो आज इंडिया कहां से कहां होता। अगर इनकी जो बुक्स के बारे में बात करा जाए तो इनकी एक बुक है लोस्ट नोटबुक, आपने नाम सुना होगा, है ना। रामा, एक तो लोस्ट, लास्ट या लोस्ट है, लास्ट है शायद, लास्ट नोटबुक है ना, लास्ट ही है कि लोस्ट है, मुझे लोस्ट का ध्यान है, आप एक बार चेक कर लेंगे। लोस्ट नोटबुक है और एक है रामानुजन नोटबुक, है ना। बुक इन्होंने ऐसी कुछ नहीं लिखी है, बस हमें इनकी नोटबुक मिली है जिसमें इन्होंने बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे फॉर्मूलाज विदाउट प्रूफ इतने लिख रखे हैं कि उन्हें समझ पाना अभी के लिए मुमकिन नहीं है। अब इतने साल बाद भी आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा हम वर्क समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले 100-200 साल में तो हम इनका पूरा वर्क समझ ही जाए, ठीक है। ये इनका है। तो ये बुक क्या है, इसमें जो है लोस्ट नोटबुक, इसमें थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मूलाज, थ्योरम्स, आइडेंटिटीज है ना, विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के हजारों फॉर्मूले, थ्योरम्स, आइडेंटिटी, समझते हैं ना वो वाली। अगर लोस्ट नोटबुक का नाम से इसलिए पता चलता है कि उनकी डेथ के बाद हमें ये मिली थी, है ना, उनकी डेथ के बाद मिली थी, इसलिए इसको लोस्ट नोटबुक कहा जाता है। अब मैथमेटिक्स में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की क्या बात करें, बताइए, क्या ही बात करें। कॉन्ट्रीब्यूशन हम सभी जानते हैं कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले अगर नंबर थ्योरी में देखा जाए,
है ना। मैं जो जो टॉपिक लिख रही हूँ हर एक टॉपिक में उन्होंने डिटेल में वर्क किया है बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के। इनफाइनाइट सीरीज, लॉस्ट नोटबुक का अगर आप फ्रंट कवर भी देखेंगे या फिर रामानुजन नोटबुक का, तो आपको ऐसी ऐसी इनफाइनाइट सीरीज देखने को मिलेगी। सम, उनकी कन्वर्जेंस, उनकी डाइवर्जेंस, उसका सम देखकर आप भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे, है ना। पाई की इन्होंने इतनी इनफाइनाइट, इतनी अद्भुत, है ना, अद्भुत कह सकते हैं, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाई की सीरीज है उसमें, जिनका प्रूफ तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। मोक थीटा फंक्शन, द वेरी फेमस, ब्लैक होल में बड़ा काम आया है, ये बहुत फेमस हो गया था अभी। मोक थीटा फंक्शन, थीटा की स्पेलिंग गलत ना लिखूं, मोक थीटा फंक्शन, ठीक है। जो आज का जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका बेस कहा जा सकता है इसको। ब्लैक होल स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी का आपने नाम सुना होगा, है ना। ब्लैक होल स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी अभी मतलब मॉडर्न थ्योरी है ये। इसमें हम जो रहते हैं, हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं सबसे छोटे इस तरीके से, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी का कहना है कि जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, हमें लगता है ना किसी भी मैटर को, किसी भी सॉलिड को तोड़ते 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 जाएंगे, छोटे छोटे आखिरी में हमें चूहा मिलता है, उसमें पार्टिकल्स मिलते हैं, छोटे छोटे कण मिलते हैं। पर स्ट्रिंग थ्योरी का ऐसा मानना नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी का मानना है कि छोटे छोटे रेशे मिलते हैं, हमें से स्ट्रिंग मिलते हैं, ये ऐसा स्ट्रिंग थ्योरी का मानना है। तो हालांकि ये तो मैंने बहुत ही एकदम बेसिक सी यूज थ्रू डेफिनेशन बता दी, ऐसा और भी बहुत कुछ होता है। साथ ही साथ कंटिन्यूड फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, कंटिन्यूड फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, इन सब के ऊपर इनका क्या है। अब एक बहुत ही फेमस जो पीवाईक्यू है उनकी बात करते हैं। पीवाईक्यू एक हार्डी रामानुजन नंबर है 1729, आपने नाम सुना होगा, है ना, बहुत नाम सुना होगा। इसको कहा जाता है हार्डी रामानुजन नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर। जिसको मैथमेटिक्स थोड़ा भी पसंद होगा उसने ये तो देखा ही होगा। ये एमपीपीएससी 2022 का पीवाईक्यू है, एपी हार्डी। अब ये सोचिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डी रामानुजन नंबर, तो इसे कहते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। ये ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अलग अलग नंबर के क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, और ये किसके बराबर है 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, है ना, ये 170, हाँ बिल्कुल। तो इसे दो डिफरेंट नंबर के क्यूब में लिखा जा सकता है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है ये हार्डी रामानुजन नंबर इसे कहा जाता है। ये इसकी भी बिहाइंड द स्टोरी बड़ी फेमस है, आपने पढ़ी होगी। टैक्सी कैब नंबर भी इसको कहा जाता है, टैक्सी कैब नंबर, है ना। जब रामानुजन बीमार होते हैं तो हार्डी उनसे जो जिस टैक्सी में मिलने आते हैं उस टैक्सी का नंबर होता है 1729, है ना। वो बीमार है फिर भी जब हार्डी कहते हैं कि मैं ऐसी टैक्सी में आया हूँ और उसका नंबर 1729 था, तो रामानुजन कहते हैं कि दिस इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर, इसको स्मॉलेस्ट दो अलग अलग नंबर के क्यूब में लिखा जा सकता है, तो इसे टैक्सी कैब नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब था श्रीनिवास रामानुजन अयंगर के बारे में। इनके बारे में और भी बहुत ज्यादा जानकारी है ना। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। इनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है, मैथमेटिक्स डे। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी 2012 या 13 के अराउंड, तो तब से ये श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, ओके। और नेशनल उसके अलावा क्या है, हाँ, ये कैम्ब्रिज में इन्होंने, हार्डी कौन थे, कैम्ब्रिज में, है ना, कैम्ब्रिज में ऐसे फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन थे ये, जो रॉयल सोसाइटी के मेंबर बने थे, ये ना फर्स्ट मैथमेटिशियन थे। कैम्ब्रिज में इन्होंने अपना एमए करा था वहां से, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं करी थी। इन्होंने जब अपना वर्क का लेटर हार्डी को लिखा था तो वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। इन्होंने रामानुजन को बुलाया था कैम्ब्रिज में, वहां इन्होंने थोड़ा फॉर्मल एजुकेशन भी करी और दोनों ने मिलकर बहुत सारे नंबर्स पर काम करा। बट उस टाइम पे एक डिसीज की वजह से इनकी हालत खराब हो गई और फिर ये इंडिया आ गए। बट 32 ईयर की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो ये आज हमने 3 मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। कौन है, वेट अ मिनट, कौन कौन थे हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा है और उसके बाद हमने पढ़ा है ब्रह्मगुप्त के बारे में। तीनों का टाइम पीरियड अलग है, वो गुप्त काल के हैं और ये भी गुप्त काल के ही हैं, आई थिंक, यस। और इनकी बुक्स है, इनका वर्क है,
साथ ही साथ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में पढ़ा है हमने, और इन सबसे रिलेटेड हमने जो है एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, एमसीक्यूज पीवाईक्यू, वो सब हमने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारा 2025 का जो बैच है, 26 का आई मीन जो बैच है उसमें हम कर रहे हैं। थ्योरी कंप्लीट है और अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस सारी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने कोर्स से ज्वाइन कर लिया है तो गुड, अगर नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। 3999 इसकी प्राइस है। सेट का भी रिजल्ट आने ही वाला है, तो जिन जिन का जो फुल कॉन्फिडेंस में है, फाइनल आंसर की के बाद आपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे, तो आप अगर, और एक बार इस बार ऐसा है कि एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है ना, देखा होगा आपने, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। कुछ प्रोविजनल और फाइनल में कुछ 4 से 5 क्वेश्चन के ही आंसर चेंजेस है, बाकी जो प्रोविजनल थी वही फाइनल है, और डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप अपने मार्क्स जोड़ लीजिए, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि बिल्कुल मेरा हो जाएगा, कट ऑफ से बहुत अच्छे नंबर है, तो बिना किसी देरी के आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।